प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम नया जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है संसाधन। संसाधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना केवल परीक्षा की दृष्टि से बट संसाधन हमारे जीवन में दैनिक रूप से इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं ये संसाधन का पहला भाग, प्रकार और विशेषताएं। सब तो परिभाषा समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संसाधन एक्चुअली है क्या। संसाधन यानी हर वह वस्तु जो कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी मदद करती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लक्ष्य लक्ष्य क्या होता है भाई। तो लक्ष्य यानी गोल्स, यानी लक्ष्य मूल्य आधारित उद्देश्य होते हैं। मूल्य यानी जो हमारे वैल्यूज होती हैं उस पर आधारित जो उद्देश्य होते हैं लक्ष्य कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल परिभाषा में अगर मैं आपको या सिंपल शब्दों में आपको उदाहरण दूं, आप सब इस बार बोर्ड के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का लक्ष्य है बोर्ड में अच्छे अंक अर्जित करना। ये आपका लक्ष्य है, ठीक है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में जिन भी चीज़ों की, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, का उपयोग आप करेंगे वह संसाधन कहलाएंगे। यानी हर वह वस्तु, अब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस समय पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर समझ रहे हैं, आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपी का, पेन का, पेंसिल का, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मोबाइल, इंटरनेट, ये सब संसाधन हैं जो कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है हमारा? बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना और शिक्षा को अच्छे रूप से समझना, यानी अच्छे रूप से आत्मसात करना, ठीक है। तो अब समझते हैं परिभाषा। संसाधनों को किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे लक्ष्य, दूसरे शब्दों में वे सामग्री और मानवीय गुण जो हमारी आवश्यकताओं का पूरा करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ जाता है बच्चों, वह है मानवीय गुण। यानी वस्तुएं ही नहीं, मानवीय गुण भी। गुण मतलब हमारा इंटरेस्ट, हमारी एनर्जी जो कि पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यह भी संसाधन का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। तो अब डिटेल में हम इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। संसाधन बच्चों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय, जिसे कई बार आप कई पुस्तकों में भौतिक संसाधनों के नाम से भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मानवीय संसाधन, यानी मानवीय गुण जो कि संसाधन के रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, हमारी स्किल्स, हमारी ऊर्जा, समय जो हमारे पास उपलब्ध होता है। 24 घंटे सबके पास उपलब्ध होते हैं। आप अपने उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करोगे, कितने अच्छे से इस्तेमाल करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं भौतिक संसाधनों में। भौतिक संसाधनों में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है धन, नेक्स्ट आ जाता है स्थान, साध सामग्री और, ठीक है। इन चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपने एक्टिविटी ज़रूर करी होगी, और अगर यदि नहीं की है तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तब इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मानवीय संसाधन यानी मानव संसाधन। किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए मानव संसाधन मुख्य होते हैं। ये संसाधन प्रशिक्षण, आत्मविश्वास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र कार्य के संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, कौशल का विकास किया जा सकता है, जिससे आपको रुझान को विकसित करने में सहायता मिलेगी। आइए मानवीय संसाधनों के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नई रेसिपी ट्राई करनी है,
ठीक है। नई रेसिपी ट्राई करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि मेरे अंदर उस चीज़ को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इच्छा हो, मुझे मान लीजिए मैं सीखना चाहती हूँ। सीखने के लिए फिर मुझे पता होना चाहिए कि सीखी कहाँ से जानी चाहिए। अब आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं। मैं अपने घर के बड़ों से भी सीख सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑनलाइन भी सीख सकती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू भी सीख सकती हूँ। तो कौन से संसाधन से मैं उस ज्ञान को अर्जित कर सकती हूँ। अच्छा, अर्जित करने के बाद फिर उस रेसिपी को बनाने के लिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री है, वो भी मेरे पास होनी चाहिए। तो एक छोटे से कार्य को करने के लिए, एक छोटी सी रेसिपी बनाने के लिए, सीखने के लिए मुझे जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मानवीय संसाधन, जिसे हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा है भौतिक संसाधन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है ज्ञान। इस संसाधन का उपयोग व्यक्ति जीवन भर करता है। यानी एक बार मैंने कोई रेसिपी सीख ली तो मैं उसका इस्तेमाल जीवन भर कर सकती हूँ। कभी भी मुझे दोबारा वो रेसिपी बनाने की इच्छा हुई तो मैं उससे आराम से उस रेसिपी को दोबारा कभी भी रिपीट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है उत्प्रेरणा यानी रुचि, यानी जहाँ चाह वहाँ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी क्लास में आज प्रैक्टिकल होना है किसी न्यूट्रिशियस डिश का। ठीक है, आप ये सोच के आए हैं कि आज तो मैम से कहेंगे कि केक बनाना सिखाएं, और मैम के जो लिस्ट में है आज है सूप बनाना। तो सूप पौष्टिक होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये न्यूट्रिशियस है, अच्छा भी होता है, हमें ज़रूर लेना भी चाहिए। लेकिन सीखने की इच्छा आपकी केक की है। तो जब आप केक सीखना चाहेंगे तो आप एक बार ज़रूर कहेंगे मैम आज रहने दीजिए ना प्लीज़ सूप, आज जो है केक सिखा दीजिए। ठीक है। जब आप अपनी इच्छा मैम के सामने रखेंगे तो मैम उसको मानेंगे और आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी तरह की नई पेंटिंग सीखना चाहते हैं, किसी तरह की नई कढ़ाई सीखना चाहते हैं, यानी उसकी रुचि आपके अंदर है, सीखने की इच्छा आपके अंदर है, तो आप कोई ना कोई जरिया ज़रूर सीख पाएंगे। और यदि उसकी रुचि नहीं है, आपको कुकिंग अच्छी नहीं लगती है, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्लास आपके लिए रह जाएगी, जो कि आपको अटेंड करनी है। अब नेक्स्ट पेपर, समय नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मानवीय संसाधन है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों को वो कैसे इस्तेमाल करता है ये उसके हाथ में होते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि एक बार जो समय चला गया है वह कभी वापस नहीं आता है। तो समय को बहुत महत्वपूर्ण साधन की तरह से माना जाता है। ठीक है। अब समय के साथ ये है बच्चों, क्योंकि समय फिक्स है, 24 घंटे हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो। कई बार इसे भौतिक संसाधन में भी माना जाता है। परंतु हर व्यक्ति अपने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, इसलिए ये मानवीय संसाधन का भी अहम हिस्सा है। तो इसमें कुछ बात है कि समय सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन इसलिए है क्योंकि वह कभी भी, एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समय की प्लानिंग करें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आपका शेड्यूल आपको बताया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि कब आप मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट का काम पर की सेल्फ स्टडी करेंगे, शाम को किस समय की सेल्फ स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो है साथ में आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो आपका मन करेगा जब मैम क्लास ले लिया अरे इस समय तो मुझे ये पढ़ना था, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या काम आपको करना है। तो बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करना। नेक्स्ट है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लेवल हर व्यक्ति का जो है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऊर्जा का स्तर व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व, आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके रहन सहन के स्तर के हिसाब से होता है। ऊर्जा संरक्षण और उसके प्रभावी उपयोग के लिए
व्यक्ति को कार्यकलाप के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। आपने कुछ सामान लेना है, ठीक है, तो आप सामान किस समय लेने जाएंगे, इसका तो आपने समय नियोजन के तहत आपने पूरी लिस्ट बना ली कि भाई चलो सुबह मैं ये काम करूँगी या करूँगा, उसके बाद बीच में 2 घंटे 4 से 5 मेरे पास फ्री है, तो मैं जाके सामान ला सकती हूँ या ला सकती हूँ या लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं कि आप पूरी एक लिस्ट बना लें, ताकि जो जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी एक ही बार में आ जाए। कई बार क्या होता है, हम लिस्ट नहीं बना के जाते हैं, मार्केट तक पहुंचते हैं, 2 सामान ले आते हैं, उसके बाद याद आता है अरे ये वाला तो रह गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमें दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है या फिर किसी को भेजना पड़ता है या फिर किसी को कहना पड़ता है कि भाई जब आओ तो ये सामान ले आना। तो इससे क्या होगा, समय के साथ साथ ऊर्जा की भी का भी अनावश्यक व्यय होगा, जो कि हमारे काम को कहीं ना कहीं डिले करेगा और हमारे संसाधन भी वेस्ट होंगे। तो नियोजन समय और ऊर्जा दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या है, लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप कार्य करिए। अब आ जाता है गैर मानवीय संसाधन, जैसे कि मैंने आपको कहा भौतिक संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धन। धन किस लिए, क्योंकि धन के माध्यम से ही आज की तारीख में हम कोई भी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ने के लिए किताब चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए पेन पेंसिल की चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मुझे उसको खरीदने के लिए धन चाहिए होगा। अब धन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि धन जो है सभी को आवश्यक होता है, लेकिन समान रूप से वितरित नहीं होता, ठीक है। कई लोगों के पास अधिक ये संसाधन अधिक होता है, तो कई लोगों के पास दूसरों की तुलना में ये कम होता है। पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनानी है, या हमारे फैमिली में एक फंक्शन आ रहा है, तो मैं बहुत सुंदर सी एक डिज़ाइनर डिफरेंट सी ड्रेस लेना चाहती हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जाकर और अच्छे महंगी ड्रेस खरीद लूँ, या फिर एक ऑप्शन ये है कि मैं घर पे यूनिक से अपने प्रॉपर फिटिंग की ड्रेस सिलूँ और उस पर किसी भी क्रिएटिव ढंग से, अगर मुझे पेंटिंग आती है तो मैं पेंटिंग कर लूँ, एम्ब्रॉयडरी आती है मैं एम्ब्रॉयडरी कर लूँ, तो उसमें उसको इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट कर लूँ जिससे कि वो यूनिक भी लगे और धन की भी बचत हो जाए। तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवेकपूर्ण ढंग से यदि धन का व्यय करेंगे, तो धन का हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भौतिक संसाधन यानी स्थान, फर्नीचर, कपड़े, स्टेशनरी, जो कि डेली हमें अपनी डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जैसे जल, पहाड़। सामुदायिक संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सामुदायिक संसाधन यानी ये संसाधन किसी व्यक्ति को सोसाइटी समुदाय के सदस्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके अंदर मुख्यतः कौन से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सरकारी अस्पताल, ठीक है, सड़कें, पार्क, डाकघर सामुदायिक संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। यानी वह संसाधन जो कि हम समुदाय के साथ के रूप में, या किसी समुदाय के सदस्य हैं, तो वह संसाधन हमें प्राप्त होते हैं और हम संसाधन को समुदाय तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि इसके रखरखाव के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हमें उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अब संसाधन की कुछ बुनियादी विशेषताएं पढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। पहली चीज यह है कि सभी संसाधन गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सीमित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समय लें, समय 24 घंटे हर एक के पास सीमित होता है ना, हम समय का 1 मिनट बढ़ा सकते हैं। अगर हमने वो व्यय कर दिया व्यर्थ में, तो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। सेम वही चीज़ धन पे भी लागू होती है। अगर हमने धन का अपव्यय कर लिया, तो हमारी जो धन है वह समाप्त हो जाएगा। तो हर संसाधन गुणात्मक और मात्रात्मक रूप दोनों से सीमित होता है।
सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, चाहे वह कोई भी संसाधन हो, बहुत उपयोगी होता है, मानवीय हो या भौतिक संसाधन हो। नेक्स्ट, सभी संसाधन पारस्परिक रूप से एक दूसरे से पर आश्रित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि अपनी सुंदर सी ड्रेस आप खुद डिज़ाइन करोगे तो आपका धन बचेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको समय लगाना होगा, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा कि मान लीजिए रेड कलर की आपकी ड्रेस है तो उस कलर की ड्रेस के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, किस तरह का पैटर्न आजकल चल रहे हैं, कैसे आप एम्ब्रॉयडरी करोगे, कैसे आप कलर्स यूज़ करोगे। तो इस तरह के संसाधन व्यय करेंगे तभी हमारी वो डिज़ाइन अच्छा बन पाएगा, ड्रेस अच्छा बन पाएगा। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो शिक्षा होती थी वह कक्षा में होती थी, आप स्कूल आते थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो एड्यूसैट के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो संसाधनों में चेंज आया है। नेक्स्ट, संसाधनों को एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी एक संसाधन को अगर आप जो है अगर आपके पास एक संसाधन नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरा वैकल्पिक संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है मेरे पास, मतलब एक बुक मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे किसी फ्रेंड के पास है, मुझे पता है, तो मैं उससे कह सकती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तो मुझे अपनी ये वाली बुक दे दो, और अगर उसके पास कोई बुक नहीं है तो वो मेरी बुक ले सकती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से बुक्स लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर था समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे संसाधन पढ़ेंगे, तो अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से इन पॉइंट्स को दोहराइएगा। धन्यवाद।